हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग को हमारे इस एसके स्टडी क्लासेस पर। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के जो एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 1 है जिसका वास्तविक संख्या। आज उसके सभी उदाहरण हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मैंने 10वीं का जो पहला चैप्टर का जो क्या परिचय वाला जो वीडियो था वो मैंने इस पर अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के सभी मतलब चैप्टर 1 का सभी उदाहरण एक्सरसाइज 1.1 के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला उदाहरण है वो कहा है संख्याओं 4 पर पावर n अंक पर विचार कीजिए जहां n एक है प्राकृतिक संख्या। और मैंने प्राकृतिक संख्या सभी संख्याएं का वीडियो बनाकर अपलोड किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इस सबका वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है। तो प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जो 4 पर पावर n अंक को शून्य पर समाप्त कर दे। यानी हमें n का ऐसा मान ढूंढना है जो 4 पर पावर n को समाप्त कर दे। तो n का मतलब होता क्या है, इसे लिखेंगे पहले हम यहाँ हल। n प्राकृतिक संख्या होता है ना, प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल n से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जो गिनती वाली संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और गिनती वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है ना। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ तक जाएगी, इन्फिनाइट तक। कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो क्या हो गया, हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। ये क्या हो गई, हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई ना, जिसे हम कैपिटल लेने से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी का हम मान रखेंगे और 4 पर पावर यानी कि 4 का ऐसा पावर करेंगे, यानी ऐसा मान रखेंगे कि 4 क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो अगर हम रखते हैं 4 पर पावर n, सॉरी 4 पर पावर, अगर n का मान हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 को होगा तो लेकिन 4 का 4 ही हो जाएगा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर करने कह रहा है ना। तो 4 का 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। उसी तरफ 4 पर पावर हम 3 रखेंगे, कितना होगा, 64 होगा। यानी अब ऐसे रखते रखते जाना है, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, यह शून्य मिलेगा नहीं। एक तरीका है कि हम कैसे इसको शून्य पर लाएंगे। तो उसके पहले एक परिमेय वो लोग को ध्यान देना होगा कि हमारा परिमेय हो जाएगा किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वे संख्या शून्य यानी ब्रैकेट में 0 है पर समाप्त होती है। एक परिमेय ऐसा याद कर लीजिएगा कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड कैसे कहता है, इसका भी मैंने वीडियो बना के डाल दिया है। तो आप लोग अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में कितना, 2 और 5, वो भी अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वे संख्या शून्य पर समाप्त होती है। तो हम क्या करना, 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक 2, क्या आया, 2 और 2 आया। क्या लिखेंगे हम,
4 पर पावर कितना 2, सॉरी यहाँ पर n रहेगा 2 गुणे में 2 पावर n। हमें क्या मिला, इसका 4 का फैक्टर करें गुणनखंड हमें करा अभाज्य गुणनखंड है, तो क्या मिला 2 और गुणे में 2 मिला। तो इसमें बोला क्या है परिमेय में, ये हमारा एक परिमेय है। 2 और 2 मिला ना, अभाज्य गुणनखंड करने में हमें 2 और 2 मिला, लेकिन इसमें बोला क्या किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 2 भी उपस्थित हो और 5 भी वो भी अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो ये संख्या शून्य पर समाप्त होगी। लेकिन इसमें सिर्फ 2 उपस्थित है, 5 उपस्थित नहीं है, तो क्या यह संख्या शून्य पर समाप्त होगी? नहीं ना होगी। जैसे कि हम कोई भी संख्या आ जाए, इसका परिमेय बोलता है कि कोई भी संख्या रहे उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 व 5 दोनों आना चाहिए, यानी जो उसका गुणनखंड आया उसका 2 और 5 दोनों आए तो वह शून्य पर समाप्त होगी। तो इसका तो 2 और 2 आया, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी, तो इसका आंसर लिख सकते हैं। जगह नहीं है हमारा तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी व्हाइट बोर्ड छोटा है, इसका हम यूज करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 4 पर पावर n अंक, 4 पर पावर अंक पर कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 उपस्थित है लेकिन पांच उपस्थित नहीं है, अतः हम कह सकते हैं अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जो 4 पर पावर n को शून्य पर समाप्त करेगी। ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यानी हमें और 100% है कि ये बोर्ड एग्जाम में आता है, क्या करेगा बस क्वेश्चन बदल देगा, लेकिन जो भाषा रहेगा वो भाषा भी बदल सकता है, अंक बदल सकता है, लेकिन जो करने का विधि रहेगा वो उसी तरह आप लगा सकते हैं। तो आप लोग को एक परिमेय तैयार करना पड़ेगा, जो कि परिमेय ये है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होती है। अगर 2 और 5 उपस्थित नहीं है तो वह संख्या 2 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर हम वही लिखे हैं, 4 पर अंक करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है, n का मतलब प्राकृतिक संख्या का कोई ऐसा मान नहीं है जो 4 पर पावर n को शून्य पर समाप्त करेगी। और मैं बता दूं आप लोग को जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका 5वां क्वेश्चन भी एकदम सेम यही तरफ है, बस वहाँ पर अंक बदल दिया, वहाँ पर यहाँ पर 4 है ना, वहाँ पर 6 कर दिया है। लेकिन हम 10 में क्या करेंगे, बस क्वेश्चन का टाइप तैयार करेंगे, क्वेश्चन नहीं रटेंगे। क्वेश्चन का अगर 2 क्वेश्चन मिल गया ना, पहला टाइप 2 क्वेश्चन मिल गया, एक और हमारा ये था उदाहरण का पहला क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 1.1 का जो 5वां क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह का है, बस यहाँ पर 4 की जगह क्या कर दिया है 6 कर दिया है, तो वो भी सेम ऐसा ही रहेगा। तो आप अलग इसे उतार दीजिए, उतार लेंगे। तो अब हम आ जाते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। तो इसमें बोला क्या है, 6 व 20 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना हुआ था, लेकिन मैंने अपने लगा किया, जो हमारा फार्मूला जो लिखवाया हूँ मैं
परिचय वाली वीडियो में जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है ना, तो उसी का हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। उस फार्मूले को हम कहाँ से वो फार्मूला आया है उसको हम प्रूफ करेंगे। तो तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है, ये हम जांच करेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन में जो बोला, उदाहरण जो बोला है वो बोला है 6 व 20 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, बस इतना ही बोला है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना मैंने भी सिखाया है, अगर आप लोग को नहीं आता तो उसका वीडियो मैंने डाल चुका है, जाकर आप देख सकते। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे पहले हल 6 व 20 का एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 6 व 20 का 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब 20 क्या करेंगे, 2 पचे, सॉरी 2 दहा में 2 पचे 5 एकम। अब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब मैंने बोला क्या 6 व 20 का एचसीएफ वो एलसीएम ज्ञात करने का बोला है। तो लिखेंगे हम पहले 6 बराबर 20 बराबर 6 का गुणनखंड कितना आया है, 2 गुणे में 3। अरे ये अब मैंने पावर 1 लगाया है, जिसका पावर कुछ है तो उसका पावर 1 होता है ना। अब एचसीएफ सॉरी 20 का देखेंगे तो 20 में क्या है, 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 2 गुणे 5, यही ना होगा, 5 पर पावर 1। अब हम पहले करते हैं एचसीएफ, जो क्वेश्चन ने बोला है पहले एचसीएफ को निकालते हैं। तो जो एचसीएफ होगा वो हम एचसीएफ मतलब होता है कि एचसीएफ जो दोनों में सेम हो। तो एचसीएफ हम लेंगे जो दोनों में सबसे छोटी घातें होंगी वो वाली घातें लेंगे। तो हमारा एचसीएफ में क्या हो जाएगा, सब छोटी घाती कौन सी है, 2 पावर 1 है, यहाँ पर 2 पावर 2 है, ये दोनों उभयनिष्ठ है ना, मिल रहा है। लेकिन सब घातें कौन से लेंगे, छोटी वाली घातें लेंगे। एचसीएफ में छोटी वाली घाती लेंगे और एलसीएम में बड़ी वाली घाती लेंगे। तो ये दोनों तो उभयनिष्ठ है नहीं, क्योंकि 3 इसमें नहीं, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं, 5 इसमें नहीं है। लेकिन 2 2 मिल रहा है ना। अभी घाते छोड़ दो, मिल रहा है ना। ये घाते कब लेंगे, एचसीएफ में छोटी वाली घाती लेंगे। अगर मान लो अगर ऐसा लिख दिया 2, तो इसका अगर हम पावर 1 लगा दें क्या गलत होगा, नहीं। जिसका पावर कुछ नहीं रहेगा उसको हम 1 लगा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 पर घाते 1। और मैं आके लिख दूं उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घाती, वो भी कौन सी घाती, सबसे छोटी घाती, घातें सबसे छोटी घातें है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या जाएगा, देखेंगे एचसीएफ किसका, 6 कामा 20 का, यहाँ पर गुणे नहीं लगाएंगे, कामा लगाएंगे। 6 गुणे 20 का कितना हो जाएगा, 2 है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ निकल का गया। एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ हमने याद कर दिया। और हम करेंगे एलसीएम। एचसीएम हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटी घाती, और एलसीएम में सबसे बड़ी घातें लिखेंगे। वो भी देखो, एलसीएम में एचसीएफ में जो उभयनिष्ठ रहता है उसी को लिखते हैं, लेकिन एलसीएम में जो उभयनिष्ठ रहेगा उसको भी लिखेंगे, जो उभयनिष्ठ नहीं रहेगा उसको भी। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में रहे कॉमन। तो हम एलसीएम करते हैं, लिखेंगे एलसीएम एलसीएम कितना, बड़ी वाली घाती लेंगे ना, 2 पर पावर 2 कामा 3 पर पावर 1 कामा 5 पर पावर 1। अब तुम लोग का शंका हुआ, क्योंकि हमने तो इसमें उभयनिष्ठ बस लिया था, इसमें 2 सब ले लिए, जो उभयनिष्ठ है वो भी, जो उभयनिष्ठ नहीं वो भी। तो मैंने बोला है ना, एलसीएम में हम उभयनिष्ठ नहीं देखते हैं,
इसमें जो भी रहता है वो भी सब ले लेते हैं, लेकिन HCF में ओवनेस्ट देखते हैं, HCF में, LCM में नहीं। और HCF में सबसे छोटी घात है और LCM में सबसे बड़ी घात है। देखते हैं क्या हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की इसमें नाम लेंगे LCM में अभाज्य की सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात है, और HCF में सबसे छोटी घात है। तो इसका हो जाएगा LCM में 2 गुणे यानी क्या जगह 2 पावर स्क्वायर करेंगे 4, 3 गुणे पे 5, 4 तिहाई 12 गुणे में 5, 12 पचे 60, 12 पचे 60 हुआ ना। LCM हमारा कितना हो जाएगा 60। LCM निकल कितना आया 60, HCF 2, ये भी आंसर है आंसर। अब हमने क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट किया, अभी तो यहीं तक किया, क्योंकि 6 व 20 का HCF और LCM ज्ञात किए थे। HCF भी ज्ञात कर दिया और LCM भी ज्ञात कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जो ज्ञात कीजिए यहाँ तक हो गया ना, तथा जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है कि नहीं। अभी आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हमें ये इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब जो फार्मूला था उसको हम प्रूफ करेंगे। क्या लिखते हैं हम, प्रूफ दो यहाँ पे क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल है ना। दो संख्या कौन कौन सी है, 6 व 20 है। क्या लिखेंगे 6, ऐसा गुणा कराएंगे, क्योंकि गुणनफल क्यों लिखे हैं, क्योंकि गुणनफल बोला यहाँ पर, गुणनफल 6 और 20 का कितना होगा 120, 20 छक्के 120 होता है ना। अब क्या करेंगे, HCF गुणे LCM। HCF कितना है 2, HCF 2 है ना, और LCM 60, 60 दूना 120। इसे मानते हैं समीकरण हुआ नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। तो तुम लोग को पता ही होगा कि जब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, तो अगर लेफ्ट हैंड अगर राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है। ये कक्षा 9 मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण वन हुआ 2 से क्या निकल जाएगा फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। और इसी तरह यहाँ पर हम और फार्मूला बना सकते हैं, जाकर HCF का निकालेंगे फार्मूला। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला HCF निकालेंगे, ये लिखेंगे दो संख्या गुणनफल बट्टा, क्योंकि यहाँ गुणक रूप में ना, आगे बटे के रूप में LCM। और इस तरफ ये दूसरा फार्मूला बन गया हमारा, और तीसरा फार्मूला हो जाएगा LCM दो संख्या वाले A और B शॉर्टकट। और अभी तक हमने HCF का फॉर्मूला निकाला, LCM के निकालेंगे तो HCF हमारे यहाँ आ जाएगा। क्या क्या हुआ, ये तीसरा फार्मूला हो गया।
तो इसी के साथ ये दूसरा उदाहरण भी समाप्त होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे उदाहरण पर। तो तीसरा उदाहरण बोला क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले हमसे क्या पूछा है, पहले हमसे HCF पूछा, उसके बाद क्या पूछा है, LCM पूछा है, वो भी किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो पहले इसका 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दो से काटेंगे, पहले भाज्य संख्या सॉरी अभाज्य संख्या से काटेंगे। 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 3 3 एकम। अब कितना काटेंगे, 404 को काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 101 अभाज्य संख्या है, वो सिर्फ अपने आप से कटेगा। इसका हम क्या कर लिए, गुणनखंड हमने कर लिया इसका। अब लिखते हैं, पहले 96 का लिखेंगे। 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 गुणे में 3 पर पावर 1। अब 404 का करेंगे, 2 पर पावर 2 गुणे 101 पर पावर 1। ये पावर है, 1101 नहीं है, ये पावर है। सॉरी 1011 नहीं है, 101 पर पावर 1 है। अब इसे निकालते हैं हम, पहले लिखेंगे क्या बोला, पहले हमें HCF निकालने बोला है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे HCF बराबर क्या है। HCF में क्या लेते हैं, कॉमन पे, कॉमन क्या इसमें से 2 कॉमन है क्या, 3 कॉमन है, नहीं ना है, 3 इसमें नहीं है, 101 इसमें नहीं, 101 इसमें नहीं है, तो सिर्फ 2 कॉमन रहेगा। और 2 की कौन सी घात है, सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात यही ना है, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 प्रत्येक, प्रत्येक मतलब सब में से, इन दोनों में से प्रत्येक उभयनिष्ठ, कॉमन उभयनिष्ठ अभाज्य, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड किए हैं ना हम लोग। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में सबसे घातें हैं, सबसे छोटी घातें हैं ना, क्योंकि 2 पर पावर 2 सबसे छोटी घातें हैं। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF फिर लिखेंगे यहाँ पर किसका, 96 और 404 का। तो 96 का मान 404 कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2 यानी 4। तो HCF हमारा कितना निकल कर गया, 4 निकल कर गया। अब फिर क्या पूछा हमसे, LCM। तो LCM हमने सूत्र पढ़ा है ना, LCM बराबर 2 संख्या गुणनफल बटे HCF। क्या लिखेंगे, LCM बराबर 1 इंटू बी, 1 इंटू बी का मतलब होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में HCF। LCM मालूम नहीं है, लेकिन 2 संख्या मालूम है ना, क्या क्या है, 96 और 404। क्या लिखेंगे, LCM बराबर 96 इंटू 404 बटे HCF कितना निकल का है, 4 निकल का है। 4 से कट जाएगा 101 बार में, इसके से गुणा कर कितना हो जाएगा, LCM बराबर कितना हो जाएगा, 96 96। ये क्या निकल गया हमारा, आंसर निकल का गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM, और ये HCF का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसी के साथ ही ये तीसरा उदाहरण भी समाप्त होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उदाहरण, जो कि उदाहरण नंबर 4 है, आप पहले इसे नोट कीजिए। तो अब हम उदाहरण नंबर 4 करते हैं। तो इसमें बोला क्या है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए।
अभी तक हमने केवल दो संख्याओं का ही अभाज्य गुणनखंड करते थे, लेकिन अब केस में इसमें तीन संख्या दे दिया, 6, 72 और 120। पिछले वाले में 96 और 404 दिया था, बस 2 दिया था, लेकिन इसमें 3 दे दिया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड करने में क्या हो रहा है वो तो सब कर लेंगे। 6 का पहला अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 3 6, 3 एकम 3, 72 करते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 120 का करते हैं। अब 30, 15 बार में जाएगा, 3 5 15, 5 एकम 5। और करते हैं हम, पहले लिखते हैं 6 का, तो 2 पावर 1 गुणे 3 पर पावर 1, 72 का लिखते हैं। अब 1 2 3, 2 पावर कितना 3, इंटू में 3 पर पावर 2, अब किसका 120 का कितना है 3 है ना, 2 पावर 3 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। अब पहले निकालें क्या है, पहले हम निकालते हैं HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें HCF निकालने के लिए हमें पहले इसमें से कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन इसमें से क्या है, 2 इसमें है, 2 इसमें और 2 इसमें भी है, कॉमन है 2, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 3 है, ये भी कॉमन है। हाँ देखो, अब 2 संख्या था तो हम दोनों में लेते हैं, लेकिन 3 संख्या ना, अब तीनों में देखेंगे कॉमन, उभयनिष्ठ तीनों में देखेंगे। अब तो तीनों में क्या क्या मिल रहा है, बस 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, 5 मिल नहीं रहा है, क्योंकि 5 सिर्फ नीचे 120 में है ना, 72 और 6 में 5 है नहीं, केवल 120 में है, तो 5 कॉमन नहीं होगा, केवल ये दोनों रहेगा। और ये दोनों कौन सी घाते हैं, सबसे छोटी घाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम, छोटी छोटी घातें कौन सी है, 2 पावर 1 कामा 3 पर पावर 1, इसमें से कोई हमें एक लिख सकते हैं, कोई भी एक लेना है, एक दोनों नहीं लेना है, कोई भी एक लेना है। 3 पर पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी घातें हैं। क्यों सब छोटी घातें हैं नहीं, 2 पावर 1 और 3 पावर 1 सब छोटी घातें ही है ना, देख लो है ना। तो HCF में क्या निकलेगा, किसका किसका, HCF 6 कामा 72 कामा 120 क्या हो जाएगा, 2 पावर 1 मानव 2 ही होगा, 3 पावर 1 मतलब 3 होगा, 6। HCF क्या निकल का गया, 6 निकल का गया। अब हम करते हैं LCM। अब हम करते हैं LCM। तो LCM में क्या है, LCM जो उभयनिष्ठ है वो भी ले, उभयनिष्ठ में सबसे बड़ी वाली घातें लेंगे, और जो बचा रहेगा वो भी क्या लिखेंगे, क्या इसमें से बचा है, इसमें से 2 उभयनिष्ठ, इसमें से ये तो या फिर ये लें या फिर ये लें, बाद बराबर रहेगा। तो 2 पावर 3 लेंगे, और इसमें से 3 पर पावर 2, और ये बच रहा है ये भी ले लेंगे, 5 पावर 1। तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 कामा 3 पर पावर 2 कामा 5 पर पावर 1 है। यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक, यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं लिखेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ नहीं ले रहे हैं ना हम लोग, उभयनिष्ठ नहीं लिखेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में से सबसे बड़ी घात है। तो LCM क्या हो जाएगा, 6 कामा 72 कामा 120 का क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 का मतलब
8 इंटू 3 पावर 2 मतलब 9 इंटू में 5 का 5 कितना आ जाएगा 360। ये क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हम उदाहरण 5 देखते हैं जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 10 बार हमेशा पूछता भी रहता है। बोल देगा करने में 3 यानी रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध कैसे करें। ये तो हमें मालूम है कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसे सिद्ध करने को बोल दे तो हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसी के लिए आप देखेंगे कैसे हम सिद्ध करेंगे और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यान से देखना। तो पहले तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे हल। रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या ना, अपरिमेय संख्या से सिद्ध करना है तो मान चलेंगे हम रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे यहाँ पर हम मानेंगे, क्या लिखेंगे माना रूट में 3 एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या मतलब क्या हो जाएगा p बटा क्यू बराबर रूट में 3। अब ये क्या हो जाएगा वह एक पूर्णांक भी है तो यह एक पूर्णांक संख्या भी है, एक पूर्णांक ऐसे लिख सकते हैं और सअभाज्य संख्या भी है। ये क्या एक पूर्णांक भी और सअभाज्य संख्या भी है, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ तो दोनों ओर स्क्वायर यानी वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर करने पर, तो p बटा क्यू का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर। इसे हम होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करने पर क्या जाएगा p का p स्क्वायर हो जाएगा बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बटा में 3 है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी मैंने परिचय वाले वीडियो में बताया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बचेगा सिर्फ 3। अब जो ये Q जो यहाँ पर एक बार और लिख सकते हैं हम, जो हमारा Q है वो नॉट इक्वल टू कितना है 0 के बराबर है। जो Q है हमारा नॉट इक्वल टू कितना है 0 के बराबर है। तो जो हमारा P बटा Q है वो भी 0 का स्क्वायर हुआ है और बराबर में कितना है 3 है ना, तो क्या लिखेंगे हम p स्क्वायर बटे Q। अब जो एक Q था वो हमारे 3 के पास आ जाएगा, जो हमारा p पर स्क्वायर है और बटे में Q है वो एक Q हमारे इसके पास आ गया। अब क्या हो जाएगा पूर्णांक और ये इसके नीचे आ गया ना, तो क्या हो जाएगा हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या है, जो हमारा परिमेय संख्या है परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू बराबर क्या जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखा है चूंकि हमारी कल्पना गलत थी, क्योंकि जो हम कल्पना किया था ना कि माना रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, तो हमारे कल्पना जो हमने किया था वो क्या हो जाएगा गलत निकल गया, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर गुणे के रूप में था इसके नीचे
यहाँ पर इसका एक रूप था, इसके पास गुणक रूप में आएगा, तो गुणक रूप में आएगा तो ये अपरिमेय कहलाएगा। अपरिमेय कहलाएगा तो यहाँ पर हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। तो इसके हम क्या कह सकते हैं, अतः रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, प्रूफ। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस इनसे कुछ करना नहीं, बस थोड़ा समझना है। तो अगर रूट में यहाँ पर 3 दे दिया, रूट में 5 दे दिया, रूट में 7 दे दिया, तो आप लोग को ये मेथड लगाकर उसे एक अपरिमेय सिद्ध कर देना है। तो इसी के साथ ही हमारी ये पहले चैप्टर की सभी उदाहरण यहाँ पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.1 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।